नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट प्रश्न पत्र फर्स्ट इसके अंतर्गत वैदिक कालीन युग के अंतर्गत हम वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जानेंगे। विद्यार्थियों, इससे पूर्व का जो वीडियो था उसमें हमने वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था के बारे में जाना। उससे पूर्व में हमने वैदिक साहित्य के बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। अब इसी क्रम में हम वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था को समझेंगे। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो वैदिक कालीन जो लोग थे जिन्हें आर्य के नाम से जाना जाता है, उन आर्य जन का जो साम्राज्य था या जहाँ वो रहते थे उनका विस्तार क्या था। अगर हम साम्राज्य विस्तार की बात करें तो आर्य जन जो है पश्चिम दिशा के अंतर्गत जो है पूर्व में अफ़गानिस्तान तक फैले हुए थे, और अगर हम पूर्व दिशा की बात करें तो वो यमुना नदी तक फैले हुए थे, और उत्तर दिशा में हम बात करें तो कश्मीर एवं हिमालय की तलहटी तक उनका जो विस्तार था, रहने का विस्तार था, जहाँ उनका निवास स्थान था, साम्राज्य विस्तार था, वह क्षेत्र था। और दक्षिण में हम बात करें तो विंध्याचल पर्वतमाला तक उनका जो है क्षेत्र का विस्तार था। तो इस प्रकार जो समस्त जो भूखंड है आर्यों के अधिकार में होते हुए भी एक राजनीतिक इकाई के रूप में वो नहीं था, हालांकि वो फैले हुए थे काफ़ी क्षेत्र। आगे हम बात करते हैं कि समस्त जो आर्य जाति है वह अनेक जनों में विभक्त थी। हम पहले भी इसकी चर्चा कर चुके हैं। जन क्या होते थे? जन जो आर्य लोग थे जिन्होंने जैसे आज हम तहसील, उपखंड, राज्य इनकी बात करें तो तत्समय अगर हम बात करें तो उस समय के वर्तमान में जो राज्य हैं उस समय वो जन थे। तो जनों के अंदर विभक्त थी। प्रत्येक जन का एक अलग नेता होता था जिसे राजा कहा जाता था। आर्य जाति के अनार्य जाति के साथ निरंतर युद्ध होते रहते थे, जिसमें कई बार क्या हमेशा ही जो है आर्य लोग विजय होते थे, और विजय होने के पश्चात वो अपना साम्राज्य विस्तार कर लेते थे। इसके अलावा ऋग्वेद में लगभग 20 से 21 जनों का उल्लेख मिलता है, और उनके अंतर्गत थे भरत, अनुज, मत्स्य, द्रुहु, पुरु, तुर्वस आदि जो है विशेष प्रसिद्ध थे। ऐसा अनुमान है कि जो ब्रह्मवर्त है उसमें जो भरत है, आधुनिक जो है जयपुर, भरतपुर और अलवर का जो क्षेत्र है वो मत्स्य के नाम से जाना जाता है। विद्यार्थियों, बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि मत्स्य जो जन, और आगे जाके जब हम महाजनपद पढ़ेंगे तो मत्स्य महाजनपद वर्तमान में राजस्थान में कहाँ स्थित है, तब उसका उत्तर होता है अलवर। राजस्थान का जो अलवर जिला है वो मत्स्य जनपद के क्षेत्र में आता है। इसके अलावा जो अनुस और द्रुहु है वो पंजाब क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और दक्षिण पूर्व में जो है तुर्वस है जो दक्षिण पूर्व में आता है। इस प्रकार जो आर्य है जो सरस्वती नदी के आसपास में निवास स्थान करते थे। अब ये आर्य जन जो जितने भी थे वो अपनी सत्ता के लिए क्या करते थे? लड़ाई करते थे। अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए एक राजा का या एक जन का जो राजा होता था दूसरे जन पर अपना अधिकार करने के लिए, अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए युद्ध लड़ता था। और इस युद्ध के अंतर्गत सबसे इम्पॉर्टेंट युद्ध है, बहुत बार पूछा गया है, दसराज्य युद्ध। विद्यार्थियों, इसके जो दसराज्य युद्ध है इस पे जो ऑब्जेक्टिव रहे करीबन 5-6 टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं और पूछा भी गया है। सबसे पहले हम इसको घटना है उस घटना को जान लेते हैं कि आखिरकार के दसराज्य युद्ध क्या था। तो दसराज्य युद्ध जानते हैं कि जो राजा सुदास था, जो भरत वंश का राजा था सुदास, उसने क्या करा, जो अपना पुरोहित था विश्वामित्र, उसको हटा करके वशिष्ठ को अपना पुरोहित बना लिया। जिससे क्या हुआ, विश्वामित्र क्या हो गए, नाराज हो गए, और नाराज होने के पश्चात उन्होंने जो अन्य आर्य जन है उनसे मदद मांगी, और विश्वामित्र ने जो सुदास के खिलाफ क्या करी, अन्य आर्य जनों के साथ राजा सुदास के विरुद्ध एक संघ बनाया, और इस संघ और राजा सुदास के मध्य क्या हो गया, युद्ध हुआ। और ये युद्ध जो है रावी नदी है जिसे ऋग्वेद के अंदर परिशणी नदी के नाम से भी जाना जाता है, उसके तट पर ये युद्ध हुआ और राजा सुदास इसमें विजयी रहा। तो इस चीज़ के अंतर्गत विद्यार्थियों इसमें प्रश्न जो पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में कि दसराज्य युद्ध किसके मध्य हुआ था, आपको पता है आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न आते हैं उसके अंदर भी पूछा जा चुका है कि दसराज्य युद्ध किन किन के मध्य हुआ था, या दसराज्य युद्ध है उसमें कौन विजय हुआ। और ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है कि
पुरोहित का नाम पूछ लेते हैं कि राजा जो सुदास है उसके पुरोहित का नाम क्या था या किसको उसने हटा दिया था, और सबसे इम्पोर्टेंट कौन सी नदी के तट पर यह युद्ध लड़ा गया था, इससे संबंधित अनेक बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार क्या हुआ, राजा सुदास है वो जो है 10 राज्य युद्ध में विजयी रहता है। इस युद्ध के अंतर्गत अनुस, द्रहु, यदु, तुर्वश वंश ने पूर्व वंश का जो है साथ दिया, यानी कि जो विश्वामित्र है उसके खेमे में अन्य जो लोग हैं, अन्य जो जन थे उनके लोग चले गए। इसके अलावा जो राजा सुदास है उसके अन्य आर्यजनों के साथ भी जो है संघर्ष हुआ। अनार्य राजा था भेद, उसके साथ भी राजा सुदास का युद्ध हुआ और उसमें सुदास विजय रहा। तो ऋग्वेद काल के अंतर्गत जो सुदास है उसकी जो भूमिका है वो बहुत अच्छी रही और उसने अनेक राजाओं को पराजित किया। अब बात करते हैं विद्यार्थियों हम उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत कि उत्तर वैदिक काल में इन जनों की स्थिति क्या रहती है। तो उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत जो ऋग्वेद काल के जो प्रसिद्ध जो पंचजन थे, पुरु, अनु, द्रुहु, तुर्वस और यदु, ये 5 थे जो अपना गौरव खो चुके थे। और पुरु और जो भरत है जन है उन्होंने संयुक्त हो गए थे और उन्होंने पुरु और भरत मिल करके जो एक नया जो जन स्थापित करा उसका नाम था कुरु। और कालांतर में कुरु और पांचाल ये दोनों ने अपने आप के अंतर्गत मित्रता स्थापित कर ली और राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरे। कुल मिलाकर के बात यह है कि आने वाले समय में शक्तियाँ और बढ़ती गई। उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत एक प्रमुख राजनीतिक शक्ति के रूप में ये शक्तियाँ उभर करके आई, जिसके अंतर्गत जो कुरु है वो पुरु और भरत मिलकर के बना और कालांतर में जो कुरु और पांचाल इनके मैत्री संबंध हुए। इसके अलावा जो वत्स है उसने भी अपना क्षेत्र है स्थापित करा और जो कुरुवंश है उसके जवाली, परीक्षित, जन्मेजय आदि जो है महान शासक हुए। और इस काल के अंतर्गत विदेह का जो राज्य है वो भी काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। आपको बहुत अच्छे से पता है विदेह के राज्य के बारे में, हमने पूर्व में भी चर्चा करी है। और ब्राह्मण ग्रंथों में एवं उपनिषदों में यहाँ का राजा कौन था, विदेह का जो जनक था जिसे सम्राट के नाम से पुकारा जाता था। और विदेह की जो राजधानी थी वो थी मिथिला, इसीलिए इसको मिथिला नरेश के नाम से भी पुकारा जाता है। मिथिलेश भी इसे कहा जाता है। राजा जनक के जब पर्यायवाची आते हैं तो मिथिलेश भी उसमें से एक माना जाता है। तो इस युग के अंतर्गत यानी उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत गांधार, केके, मद्र, काशी, अवंती, अश्मक अनेक जो हैं शक्तिशाली राज्य हुए। हालांकि मगध और अंग शक्तिशाली राज्य थे, लेकिन इनके जो है आर्यों के नियंत्रण के अंतर्गत ये क्षेत्र नहीं थे, इसलिए इन क्षेत्रों के लिए वैदिक साहित्य के अंतर्गत घृणास्पद शब्दों का और कटु शब्दों का प्रयोग किया गया है। और मगध और अंग ये दोनों ही आर्य जो लोग हैं उनके पड़ोसी देश थे। अब हम बात करते हैं विद्यार्थियों राजनीतिक संगठन की। राजनीतिक संगठन की अगर हम बात करें तो जो वैदिक काल के अंतर्गत जो आर्यों का राजनीतिक संगठन था उसका मूल जो इकाई थी उसके बारे में हमने चर्चा की है। वो जो मूल इकाई थी वो थी परिवार या घर। अगर हम ग्रह की बात करें, कुटुंब की बात करें तो वो जो है राजनीतिक संगठन की मूल इकाई थी। और परिवार का जो प्रमुख होता था उसे गृहपति कहा जाता था। और जो गृहपति परिवार का संरक्षक होता था और उसकी समस्त जो दायित्व है उसको निभाता था। अब कई परिवारों को मिलकर के या कई कुटुंबों को मिलकर के ग्राम बनता था और ग्राम के अंतर्गत कई सारे परिवार बसे हुए रहते थे। और ग्राम का जो प्रमुख होता था, अधिकारी होता था, उसे ग्रामणी के नाम से कहा जाता था। हालांकि ग्रामणी का पद वंशानुगत होता था या राजा के द्वारा नियुक्त किया जाता था, इसके बारे में विशेष स्पष्ट रूप से कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन जो है कई परिवारों से मिलकर के ग्राम बनाए जाते थे और ग्राम का जो प्रमुख होता था वो ग्रामणी कहलाता था। अब हम बात करते हैं विश की। कई सारे गांवों को मिलाकर के विश बनता था। और विश जो है वर्तमान के अंतर्गत अगर हम उसे तहसील की संरचना दें तो वह तहसील के समान होता था। तो और विश का जो प्रमुख होता था यानी जो अधिकारी होता था उसे विशपति कहा जाता था। और कई सारे जो विश मिल करके
जन की संरचना करते थे या जन को बनाते थे, और जन का जो अधिकारी होता था वह गोप कहलाता था और उसकी जन की रक्षा करता था, इसलिए उसे रक्षक भी कहा जाता था। प्राय राजा ही जन का प्रधान अर्थात गोप जो होता था गोप होता था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कई सारे जनों को मिला करके राष्ट्र की संकल्पना की जाती थी, और कुछ विद्वानों के अनुसार आसपास के राजाओं को जो अधीन करके सम्राट की जो पदवी धारण कर लेता था वह सम्राट कहलाता था, और समस्त आसपास के जो जनों का प्रमुख बनता था, इसलिए उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, राष्ट्र के नाम से जानते हैं। तो ऐसी स्थिति हम कई बार बनती है। विद्यार्थियों मैं ये बताना चाहूँगी, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंतर्गत इनका क्रम पूछ लिया जाता है, जैसे परिवार, परिवारों का समूह ग्राम, और ग्राम का समूह विश्व, और विश्व का समूह जन, और जनों का समूह राष्ट्र। तो इसका क्रम वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बिगाड़ देते हैं, जैसे परिवार के बाद विश्व, विश्व के बाद जन, या परिवार के बाद राष्ट्र। तो इस प्रकार के क्रम बिगाड़ करके क्रम पूछ लिया जाता है। इसके अलावा जो उनके मुखिया है उसका भी क्रम पूछ लिया जाता है। तो आप इसका विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि जो राजनीतिक संगठन है वो किस प्रकार से बना। इसके बाद जो ऋग्वैदिक काल में है, जो जन है वो बहुत छोटे और अव्यवस्थित होते थे, जबकि राज्य की जो संस्था के विकास के लिए यह आवश्यकता था कि ये जन किसी निश्चित प्रदेश में स्थायी रूप से बस जाए। उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत इन आर्य जनों में क्या आने लगी, धीरे धीरे क्या आने लगी, स्थिरता आने लगी, और वे स्थायी रूप से बसने लगे, और ये स्थायी आगे जा कर के क्या बनने लगे, ये जन ही उत्तर वैदिक काल में जनपद बनने लगे, और जनपद से ही आगे जा कर के हम इनको महाजनपद के रूप में, जब हम मगध के उत्कर्ष के बारे में पढ़ेंगे तो महाजनपद के बारे में जानने लगेंगे। तो जनपद का स्वामी पहले की भांति क्या होता था, राजा होता था। तो जहाँ ऋग्वेद काल के अंतर्गत जन होते थे, वहीं उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत राजा की शक्ति जैसे जैसे बढ़ने लगी, वैसे वैसे ही जो जनपद है उसका विकास होने लगा, और जो जन थे वो जनपद के अंतर्गत कन्वर्ट होने लगे, और जनपद का स्वामी क्या होता था, राजा होता था, और राज्यों का निर्माण भौगोलिक आधार पर होता था। तो इस प्रकार क्या था, राजनीतिक संगठन बना हुआ था विद्यार्थियों। इसके बाद हम पढ़ते हैं विद्यार्थियों जो है शासन पद्धति, यानी कि शासन की पद्धति क्या थी, और उसके बारे में हम जानते हैं विद्यार्थियों। तो शासन की पद्धतियों की अगर हम बात करें तो विद्यार्थियों, जो ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत जो शासन व्यवस्था थी वो राजतंत्रात्मक थी, यानी कि राजा ही प्रमुख था, राजा के निर्णय ही जो है सर्वमान्य होते थे। ऋग्वेद में राजन या राजन्य शब्द का क्या है, बार बार उल्लेख मिलता है, यानी कि प्रत्येक जो जन है वो अपने अपने नेता के अधीन रहते थे, और वह नेता राजन या राजा कहलाते थे। एक राजनीतिक इकाई के रूप में वो क्या थे, संगठित थे। राजा सामान्यतः क्या होता था, वंशानुगत होता था, अर्थात राजा की मृत्यु के पश्चात उसका जो ज्येष्ठ पुत्र है या उसका भाई है वो राजा का शासक बनता था, परंतु जो राज्याभिषेक से पूर्व जनता की स्वीकृति लेना आवश्यक होता था, वह महज क्या होती थी, औपचारिक ही होती थी, लेकिन उनकी अनुमति लेना की आवश्यकता होती थी। और कुछ विद्वानों का मानना है कि कहीं कहीं पर जनता ने नए राजाओं का भी निर्वाचन किया है। कुछ जनपदों में क्या थी, सामूहिक राजतंत्रात्मक पद्धति भी थी, और ऋग्वेद के अंतर्गत गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के संकेत भी हमें मिलते हैं। विद्यार्थियों अब हम बात करते हैं कि शासन की विधियाँ किस प्रकार से थी। तो विद्यार्थी अगर हम शासन की विधियों की बात करें तो शासन की विधियों के अंतर्गत अगर हम बात करें तो ऐतरेय जो ब्राह्मण है उसके अंतर्गत तत्कालीन जो शासन विधियाँ हैं उनका वर्णन किया गया है। उसके अंतर्गत माना गया है कि जो प्राची दिशा है, यानी कि जो पूर्व दिशा है, उसका अंतर्गत जो शासन प्रणाली थी, उस शासन प्रणाली का नाम था साम्राज्य। और साम्राज्य के अंतर्गत जो वहाँ का जो प्रमुख होता था या साम्राज्य को चलाने वाले होते थे वह सम्राट कहलाते थे। तो विद्यार्थियों दिशा पूर्व हो गई, शासन प्रणाली साम्राज्य हो गई, और प्रमुख जो हुआ वह सम्राट कहलाया। इसके पश्चात अगर हम दक्षिण दिशा की बात करें तो विद्यार्थियों दक्षिण दिशा के अंतर्गत जो शासन प्रणाली थी उसको भोज्य कहा गया, और वहाँ का जो शासक थे वह भोज कहलाने लगे। उसी प्रकार अगर हम पश्चिम दिशा की बात करें तो पश्चिम दिशा के अंतर्गत जो शासन प्रणाली थी वह थी स्वराज्य, और वहाँ के जो शासक थे वह कहलाते थे स्वराट। तो स्वराट वहाँ के शासक कहलाएंगे।
इसके पश्चात उत्तर दिशा के अंतर्गत जो शासन प्रणाली थी वह थी वैराज्य, और वैराज्य के प्रमुख थे विराट। विद्यार्थियों, यहाँ स्क्रीन के अंतर्गत जो स्वराज्य है उसके बाद में जो स्वराज है इसकी जगह आप स्वराट याद रखेंगे, या स्वराट अपना अगर आप नोटबुक में लिख रहे हैं तो उसको स्वराट करेंगे। इसके अलावा अगर हम मध्य देश की बात करें तो मध्य देश के अंदर जो शासन राज्य पर आधारित ही शासन प्रणाली थी और वहाँ का प्रमुख राजा कहलाता था। तो इस प्रकार जो शासन की जो विधियाँ हैं उसके बारे में हमने चर्चा कर ली है। आपके जो लघुतरात्मक प्रश्न है वो आ सकता है कि वैदिक कालीन शासन विधियों का, और विशेष रूप से जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके अंतर्गत दिशा और उनके प्रमुख को रख करके पूछा जा चुका है और जा सकता है। और इसी क्रम में जो है डॉक्टर जो रामवृक्ष सिंह ने उनके अनुसार सम्राट जो शासक होते थे वो क्या करते थे, जो अपने आसपास के जो अन्य राज्य थे उनका हटा करके उनको जड़ से साफ करके वहाँ पर उसको अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करते थे, और उन राज्यों की समाप्ति के लिए वो सदैव तत्पर रहते थे। तो इस प्रकार की जो शासन प्रणाली है वो वैदिक युग के अंतर्गत वर्णित है।